गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 26 जून 2022। आज हम लोग देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, नमक उत्पादन से संबंधित है। भारत में नमक उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर अपनी कॉपी में नोट करा करिए। पहला कथन है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। राज्यों में राजस्थान भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करता है। खनन से उत्पादित नमक भारत के कुल नमक का लगभग 30% है। ये तीन कथन आपके सामने दे रखे हैं। देखिए, ये न्यूज चर्चा में क्यों आई। जो भारतीय नमक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है आईएसएमए, उन्होंने चिंता जाहिर करी है कि नमक क्षेत्र में जितने भी लोग जिनकी आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर करती है, एक संकट आने वाला है। क्योंकि यहां पर क्या है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी कमी देखी गई है। इस रिपोर्ट में और भी कुछ तथ्य सामने आए जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इन्होंने बताया कि भारत में जितना भी नमक उत्पादन होता है उसमें सबसे ज्यादा में भी टोटल उत्पादन का 80% अकेले जो हमारा गुजरात राज्य है वो करता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत विश्व में 3rd नंबर पे आता है नमक उत्पादन में। अगर पहले पे बात करें तो पहले पे आता है चाइना। यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि जो नमक है, ये जो विषय है ये केंद्र सूची या जिसको बोलते हैं कि संघ सूची का विषय है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो हमारे अनुसूचियां 7वां है यानी कि शेड्यूल 7, उसमें जो शक्तियों का बंटवारा है उसमें 3 टाइप की सूचियां बताई गई हैं। तो नमक जो विषय है वो केंद्र सूची का विषय है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पे। तो देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। मैंने अभी आपको बता दिया, यह कथन गलत हो जाएगा। राज्यों में राजस्थान भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करता है, यह भी कथन गलत हो जाएगा। खनन से उत्पादित नमक भारत के कुल नमक का 30% है, तो यह कथन भी गलत हो जाएगा। देखिए, यहीं पर लिखा हुआ है कि 0.5% जो नमक है वो केवल खनन से उत्पादन होता है, तो ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। हमसे सही कथन पूछे गए थे तो इसमें से कोई कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। जीएसटी मुआवजे को लेकर है, जीएसटी कंपनसेशन को लेकर। इस पे बहुत बार चर्चाएं करी जा चुकी हैं आपके साथ। तो जीएसटी मुआवजा जो उपकर है उसको लगाने और संकलन की यानी कि कलेक्शन की जो समय सीमा है उसको मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है, पहला कथन। इस उपकर से एकत्रित राजस्व का उपयोग राज्यों को मार्च 2026 तक जीएसटी प्रणाली के तहत अपने राजस्व में होने वाली किसी भी तरह की कमी की भरपाई के लिए किया जाएगा, यह दूसरा कथन है। देखिए, ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी जो जीएसटी कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति की बैठक हुई थी तो उसमें 31 मार्च 2026 तक इस डेट को बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो भी लॉस हुआ है राज्यों को तो उसका जो क्षतिपूर्ति करी जाएगी वो उसकी जो रकम है उसके ऊपर जो ब्याज दिया जाएगा वो 2026 तक बढ़ा दिया गया है। परंतु यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी वस्तुओं के लिए नहीं करा गया है, ये केवल लग्जरी आइटम्स के लिए करा गया है। जैसे विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं तो उन पे करा गया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, पहले कथन में लिखा हुआ था कि समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है, तो ये कथन एकदम सही हो जाएगा। दूसरे कथन में देखिए लिखा हुआ है किसी भी तरह की कमी, तो किसी भी तरह की कमी की बात यहां पे नहीं करी गई है, यहां पर केवल लग्जरी आइटम्स की कमी की बात करी गई है, तो इस वजह से ये वाला कथन गलत हो जाएगा। हमसे सही कथन पूछे गए थे तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तीसरा प्रश्न सॉलिड स्टेट बैटरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसएसडी भी कहते हैं, उससे संबंधित है और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सॉलिड स्टेट बैटरियां लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स के उपयोग वाली बैटरियों की तुलना में अधिक सुरक्षित होती हैं। एक सॉलिड स्टेट बैटरी का ऊर्जा घनत्व लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के उपयोग वाली लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक होता है। सॉलिड स्टेट बैटरियां लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बैटरियों की तुलना में तेजी से चार्ज हो सकती हैं। तीनों कथन को ध्यान से सुनिए और वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर दीजिए। देखिए, एसएसडी के बारे में भी हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। अब इसके नाम में ही सॉलिड आता है तो अब जाहिर सी बात है ये लिक्विड से बेटर होगा। क्यों? देखिए, लिक्विड में सबसे बड़ी चीज तो होती है कि लिक्विड गर्म होता है तो इससे तापमान के बढ़ने का खतरा रहता है, जिससे बैटरी को नुकसान या बैटरी के फटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस वजह से देखिए, पहला जो कथन है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो एसएसडी बैटरीज होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं। एक सॉलिड बैटरी का जो ऊर्जा घनत्व होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। एक ही बैटरी के अंदर जो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। और इनकी खास बात यह भी होती है कि ये तेजी से चार्ज हो सकती हैं। तो तीनों ही कथन यहां पर सत्य हो जाएंगे और हमसे सही कथन के बारे में पूछा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
यानी कि 1, 2 और 3। देखिए चर्चा में क्यों आया, क्योंकि आईएससी बेंगलोर की बात करेंगे। यहां पर आईएससी का मतलब है आईएससी बेंगलोर। तो उन्होंने क्या करा है कि अपना एनर्जी स्टोरेज जो प्लेटफॉर्म है उसमें तेजी से चार्ज होने वाली सॉलिड स्टेट बैटरी को और भी ज्यादा सक्षम करने की दिशा में इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। तो इसमें जैसे ही कोई नई खबर आएगी तो वो आपको बता दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कुछ पक्षियों के नाम दे रखे हैं और इसमें पूछा गया है कितने पक्षी केरल राज्य में पाए जाते हैं। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो यूपीएससी बहुत बार पूछता है, या कोई नई स्पीशीज खोजी गई है तो उसके बारे में पूछता है। अगर आईयूसीएन संस्था ने अपनी रेड लिस्ट में किसी स्पीशीज को निकाला या किसी को उस लिस्ट से बाहर करा है तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए ये न्यूज इसलिए आई क्योंकि केरला जो है वो भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने अपने राज्य में पाए जाने वाले पक्षियों की खुद की उसकी रेड लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो चारों नाम आपके सामने दिए हुए हैं, ग्रेट हॉर्निबल, जेडन का नाइटाइजर, सीलोन फ्रॉगमाउथ और बाणासुर चिल्लपन, ये चारों ही पक्षी केरल राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। जो मैंने अभी संस्था का नाम लिया जिसका नाम है आईयूसीएन, आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2019 में प्रारंभिक परीक्षा में आया वो प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की बात हो रही है तो इनके अध्यक्षों का चयन कौन करता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, वीडियो को पॉज करके जरूर करिएगा। अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न लगाए होंगे तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। इसका उत्तर है ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है आपको पता होगा कि 2014 में जब हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर थे रघुराम राजन, तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ये बोला कि भाई जो बैंकिंग क्षेत्र की जितनी समस्याएं होती हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक समिति बनाई थी, ठीक है। उस समिति का नाम था पीजे नायक समिति। तो ये नायक समिति ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई जिसको 2016 में सरकार ने एक्सेप्ट किया। और इस 2016 में जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी उसी में लिखा हुआ था कि एक हमारे पास ऐसा बोर्ड होना चाहिए, ऐसा ब्यूरो होना चाहिए। उसी को नाम दिया गया बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, बीबीबी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहां पर है इसका। इसका मुख्य काम यही होता है कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं या और जो भारत के वित्तीय संस्थान है, इनके अध्यक्षों का, इनके सदस्यों का चुनाव करना। दूसरा, जो इनके सदस्य होते हैं तो उनके बारे में आचार संहिता बनाना, कैसे वो लोग काम करेंगे, किस तरीके का काम करेंगे, ये सारी चीजें करना, उनकी नियुक्ति करना। तो ये सारा काम किसका होता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आज का तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है आज, आपको पता होना चाहिए। हमारे जो केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं, तो उन्होंने जो भारत, अगर यहां पे बात करी जाए भारत एनकैप का फुल फॉर्म होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसको बोला है कि 1 अप्रैल 2023 से ये मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य कर दिया जाएगा भारत में जो भी कार निर्माता है, जितनी भी कार कंपनियां हैं, उन सबके लिए। देखिए ये जो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है एनकैप, इसको बहुत बार आपने सुना होगा न्यूज में, या आप जानते भी होंगे इसके बारे में कि कोई भी कार होती है, जैसे ग्लोबल एनकैप चलता है, ठीक है, एशियन एनकैप चलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है जब भी हम कोई कार खरीदने जाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो कार है वो कितनी मजबूत है, यानी कि हम कार की सेफ्टी की बात करते हैं। अब कार में हमारा परिवार जो है, हम अपने कमाए हुए पैसे से अपनी एक कार खरीदते हैं, उसमें हमारा परिवार जो है वो बैठ के जा रहा होता है, तो वो कार कितनी सेफ है, वो कार कितनी सुरक्षित है। यदि उस कार का कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर बैठे जो भी पैसेंजर्स हैं उनको कितना नुकसान होगा या वो किस हद तक बच जाएंगे, इन सारी चीजों का जो आकलन होता है वो करता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, एनकैप जिसको बोलते हैं। और इस एनकैप में क्या होता है, रेटिंग दी जाती है 1 से लेकर 5 स्टार रेटिंग, इसको बोलते हैं स्टार रेटिंग। जिसको 5 स्टार रेटिंग मिलती है यानी कि वो जो कार होती है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होती है, और उसमें अगर उसका भविष्य में कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो अंदर जितने भी यात्री बैठे होंगे उनके सकुशल होने की बहुत ज्यादा गारंटी होती है। और जो 1 स्टार जिसको मिला होता है वो सबसे खराब रेटिंग कही जाती है, तो ऐसी कारों को लेने से बचना चाहिए। तो अभी तक क्या हो रहा था कि इंडिया में जो भी कारें मिल रही हैं तो उन्होंने अगर अपनी टेस्टिंग कराई होगी तो उनको ग्लोबल एनकैप या एशियन एनकैप, ये 2 संस्थाएं रेटिंग देती थी।
परंतु 2023 से हमारे भारत की स्वदेशी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो जाएगा। अब भारत में जितनी कार बनेंगी वो सब इसी प्रोग्राम के अंडर में चेक करी जाएंगी कि वो कार जो है वो कितनी सेफ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2023 से ये चीज प्रभावित होगी और इसमें जो जो शर्तें रखी जाएंगी वो सब वही शर्तें होंगी जो ग्लोबल एनकैप जिस बेसिस पे कारों को चेक करता है वही यहां पर कंडीशन यूज करी जाएंगी। मैंने आपको बताया 1 स्टार से 5 स्टार तक रेटिंग होगी। अब कोई कार है तो उसका क्रैश टेस्ट कराते हैं ये लोग। ठीक है, कार को 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से ले जाके और कहीं पर क्रैश कराते हैं और फिर चेक करते हैं कि अंदर जो भी यात्री बैठे हैं उनको क्या नुकसान हुआ है। अब एक्चुअली में इस क्रैश टेस्ट में अंदर सचमुच के यात्री नहीं बैठे होते हैं, अंदर क्या होते हैं डमी मॉडल बैठा दिए जाते हैं। आपने कई बार इसको वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार यूट्यूब में आप इसका वीडियो डाल के देखिएगा कि ग्लोबल एनकैप टेस्टिंग, तो आपको पूरा वीडियो दिखाई देगा कि आगे से कार का जो इंजन होता है वहां से टकराते हैं, कार जो खड़ी है बगल में जो दरवाजे होते हैं वहां पर किसी चीज से ठोकर मारते हैं। तो चारों तरफ से बहुत ज्यादा सीरियस किस्म की टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही कारों को रेटिंग दी जाती है। भारत खुद का अपना भारत एनकैप प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कमेंट पे जरूर लिखिएगा। मैं आशा करता हूं आज जो मैंने चीजें आपको बेसिक से बताने की कोशिश करी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।